प्लीज। मिस नैन्सी सिंह, यस सर। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जानती हैं? यस सर। क्या है ये? सर इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का भी जो भी फेमस आइटम या प्रोडक्ट वहाँ का है उसको गवर्नमेंट हमारी प्रमोट कर रही है, ताकि वहाँ के जो वर्कमैन हैं या यहाँ का उस एरिया का जो भी प्रोडक्ट है हम उसको ग्लोबल लेवल पे ला सकें और इंडिया लेवल पे ला सकें सर। तो कैसे प्रमोट कर रही है? सर वहाँ की जो आर्टिजन्स उनसे रिलेटेड हैं, हम उनके वर्क को प्रमोट कर रहे हैं। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उनको दिखाएंगे। प्लस उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अगर जैसे लखनऊ का है ज़ारदोशी जो वर्क है, तो सर उसमें जो मशीन्स वगैरह इंक्लूड होंगी और उसको प्रमोट करने के लिए हम सर जो बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं उस तरीके नहीं, से। उनको हम लोग मार्केट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? कोई उसका मैकेनिज्म है सरकार के पास? सर अभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपका मूल जनपद कौन सा है? सर इटावा। इटावा। इटावा का क्या प्रोडक्ट है? सर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं और वहाँ की जो ब्लॉक पेंटिंग्स हैं जो टेक्सटाइल में बनती हैं वो फेमस है सर। ब्लॉक पेंटिंग की क्या खासियत है? सर जैसे कुछ शेप्स हैं, जैसे हेक्सागन शेप्स वगैरह हैं और ट्रायंगल जो शेप्स हैं वो जो कपड़ों में बनेंगे उस तरीके से सर है ब्लॉक। अच्छा, आपने प्राविधिक शिक्षा ग्रहण की हुई है, बीटेक हैं आप Yes. एजुकेशन में। जो नई शिक्षा नीति सरकार लाने की बात कर रही है, Yes. इसमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान? पहले जैसा ही है या कोई परिवर्तन लाया गया है? सर जीडीपी का कुछ पार्ट बढ़ाया गया है। जैसे ये बोला गया है कि एजुकेशन में जो एक कमिटी बनी है कोठारी कमिटी, उसके तहत 6% जीडीपी की बात करी गई है हम कि हम एजुकेशन को देंगे। प्लस हायर जो एजुकेशन है उसमें गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने की बात कही गई है। यस सर। ये बताइए नैन्सी जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सर सिंगिंग एंड क्राफ्ट सर मैं बनाती हूँ, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे। कोई भी चीज़ से अगर वेस्ट मटेरियल बचता है तो उससे मैं कोशिश करती हूँ कि अगर उससे कुछ घर में कुछ यूज़ हो सके और टॉय वगैरह बन सकें सर, वो मैं ई वेस्ट के बारे में क्या जानती हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसका जो स्क्रैपेज वगैरह बचेगा सर वो ई वेस्ट के तहत आता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही शिक्षा ग्रहण की हुई है। यस सर। आपने कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया होगा अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान? सर इसका ऐसे नंबर में तो मैं अंदाज़ा नहीं बता सकती हूँ, बट सिंस इसको कॉलेजेस वगैरह में मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रांसमीटर डिवाइसेस होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, तो जब वो ख़राब हो जाते हैं उनको डिसमेंटल करने के बाद वो जो जनरेट होगा वो ई वेस्ट के फॉर्म में ही जनरेट होगा। कि उनके भी इस प्रकार से जैसा आप प्रयोग करती हैं Yes. क्राफ्ट मेकिंग, तो ऐसा ई वेस्ट से भी कुछ संभव है? सर संभव है, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी अच्छे स्तर की मशीन्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसके लिए चाहिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसके लिए काम करेंगी, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो RRR की पॉलिसी है, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड सॉरी पार्डन, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट थर्ड टर्म। तो उस अच्छा, अभी हाल ही में सरकार एक राइट टू रिपेयर की बात कर रही है, यस सर। ये क्या है? सर राइट टू रिपेयर से मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में जो मटेरियल्स हैं, जैसे हम अगर कोई सेल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें अगर कोई डैमेज आता है तो हमारे पास ये प्रोविज़न होगा कि हम उनकी शॉप्स पे जाके उसको रिपेयर करने के लिए दे सकें, ना कि उसको स्क्रैप मतलब उसको डिसमेंटल ना करें, उसको डिसयूज़ ना करें। तो ये एक चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है हमें। उपभोक्ता के तौर पर तो ये व्यवस्था आपके पास अभी भी उपलब्ध है, यस सर। तो ये राइट टू रिपेयर लाने की क्या आवश्यकता है? सर ये ताकि मतलब सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक। ये क्या संवैधानिक अधिकारों के तहत लाया गया है? नहीं सर, अभी फंडामेंटल राइट में अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये उपभोक्ता का जो है मूलभूत अधिकार नहीं रहेगा। सर आई एम नॉट एबल टू। आपने बीटेक किया, उसके बाद आपने एंथ्रोपोलॉजी
यस यस सर। हम लोग जो हैं जिनको आप देख रही हैं इनको होमो सेपियंस क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका? सर हम लोग ऐसे सब्जेक्ट हैं अभी एंथ्रोपोलॉजी का जिसमें हम मॉडर्न मैन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारा फिज़िकल एवोल्यूशन की बात करें तो फिज़िकल एवोल्यूशन में हम लोग अपने एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन की तरफ पहुंच गए हैं, जिसमें एक अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट हमारा हो चुका है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो सकी हैं। प्लस अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी लैंग्वेज प्लस हमारा एक वे ऑफ ईटिंग स्टाइल, एक फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी करेंसी सॉरी, हम उसको यूज़ कर सकें, तो इसलिए सर हम एक होमो सेपियंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो होमो सेपियंस में मैक्सिमम स्टेज पे आ चुका है। सर मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद भी क्या एवोल्यूशन होता है ह्यूमन का, वो अभी भी एक स्टेज ऑफ स्टडी में चल रहा है। लाइक वो क्या आप अपनी स्टडी से प्रेडिक्ट कर सकती हैं? सर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, कि वो किस तरीके से इस चीज़ को आगे डिफ़ाइन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो नई एवोल्यूशंस की टेक्निक्स जनरेट होंगी, या जो भी नए नए फॉर्म्स फाइंडिंग्स कहीं से या एक्सकेवेशंस मिलती हैं, तो उसके तौर पे हम ये बता सकते हैं कि सर। हम देखते हैं कि एक ही समय में हाँ सर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाँ सर। अलग अलग मानसिक क्षमताओं के लोग एग्जिस्ट करते हैं और वो सभी होमो सेपियंस हैं। यस सर। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? सर वो ब्रेन डेवलपमेंट किस फेज़ में हो रहा है, और लाइक अभी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है, लेकिन कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं लोगों में। वो हो सकता है उनका कल्चर पे भी डिपेंड करता है, ईटिंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है, और क्लाइमेट, उस रीजन का जोग्राफी एंड क्लाइमेट टोपोग्राफी कैसी है, उन सब पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, निएंडरथल्स का कैसा था ब्रेन डेवलपमेंट? सर नेंडरथल्स का जो ब्रेन डेवलपमेंट था, उससे पहले जो स्पीशीज़ थी जैसे होमो हेबिलस थी, उन लोग, होमो इरेक्टस थी, उन लोगों से बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम तक आते आते फायर का डेवलपमेंट हो चुका था। प्लस जो हमारी टूल्स की इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे स्टोन टूल हम पहले यूज़ करते थे, उसके मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बोन के जो टूल्स थे वो इस्तेमाल होने लगे थे। प्लस जो एक आइस एज था, आइस एज से मूव करते करते हमारा एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो गया था, तो एक सेटल्ड एग्रीकल्चर वहाँ पर डेवलप होने लगा था। इसलिए सर उनका जो फिज़िकल फीचर्स भी थे प्लस उनके जो कल्चरल डेवलपमेंट थे, वो दोनों में इम्प्रूवमेंट दिखे गए थे। तो ऐसा क्लियर डिस्टिंक्शन क्या है निएंडरथल्स में और हम में, होमो सेपियंस में? सर जो अगर फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो वो थोड़ा सा प्राइमेट ही थे, और हम जैसे हमारा इरेक्ट पोस्चर है अभी, लेकिन नेंडरथल्स जो थे वो अभी भी वो चीज़ें को फॉलो कर रहे थे, जैसे उनका क्लिंचिंग वगैरह ये अभी भी था, और एर्बोरियल लाइफस्टाइल थी। अभी जैसे एर्बोरियल लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं, जैसे हमारी अब टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल हो गई है। सर ये सब डिफरेंसेस थे, प्लस कल्चर में काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए हैं। तो आपने बीच में यही बताया कि जो अग्नि का आविष्कार था वो होमो सेपियंस के आने से पहले हो। यस सर। क्यों किया गया था आग का आविष्कार? सर ऐसा ही बोलते हैं कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो सर इसीलिए कि जब फूड की शॉर्टेज पड़ने लगी, क्योंकि नए नए स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही थी, प्लस ह्यूमन कंडीशंस डेवलप होने लगती, जोग्राफिकल बैरियर्स डेवलप होने लगे थे, इसलिए जो ह्यूमन की स्पीशीज़ थी वो एक जगह सेटल्ड होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंसेस भी होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे लोगों दो इंटर स्पीशीज़ के बीच में। सर इसलिए फायर का एवोल्यूशन हो गया वहाँ पर। क्या चीता और बिल्ली सेम स्पीसी है? सर चीता एंड हाँ सर, एक ही जीनस को बिलोंग करेंगी, लेकिन स्पीशीज सर अलग अलग है, लेकिन जीनस उनका सेम रहेगा, सब ऑर्डर। अच्छा, भारत से जब हम पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ते हैं, यस सर, अपने नॉर्थ ईस्ट से लेके जापान, चीन, यस सर, तो हमें उन लोगों में एक खास तरह की आँखों का स्ट्रक्चर है। यस सर। ऐसा क्यों है? सर उसको एपिजेनेटिक फोल्ड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं प्लस वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं,
उनकी वजह से ये चीज़ है। जैसे यहाँ पर सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ब्रॉडर आइज़ एंड बल्जिंग आइज़ देखी गई हैं। वहीं पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इन सब की वजह से जो फेशियल फीचर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। अच्छा ये बताइए, समय के साथ जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं यस सर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हाँ सर। वो बढ़ी है हम लोगों की या कम हुई है? सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। जैसे पहले जो हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं जहाँ पर हेल्थ। तो प्री इंडिपेंडेंस की बात हाँ सर। से निएंडरथल्स और होमो सेपियंस की बात करें, अच्छा पार्ट सर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। यस सर। निएंडरथल्स की कम थी। हाँ सर। आप इस समय ओपन यूनिवर्सिटी से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ सर। ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? सर ओपन यूनिवर्सिटी है कि जैसे जो बच्चे हैं जो रेगुलर एजुकेशन वहाँ जाके नहीं ले पा रहे हैं तो वो अगर किसी चीज़ में एम्प्लॉयड है तो वहाँ पर अपना एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन फेज़ में है तो आपको रेगुलर वहाँ पर अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी, आप डिस्टेंस लर्निंग के फॉर्म में आप एजुकेशन ले सकते हैं उसको। जो नई नई शिक्षा नीति सरकार ला रही है, यस सर। क्या लगता है ओपन यूनिवर्सिटीज ये जारी रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? सर ओपन यूनिवर्सिटी का उसमें प्रोविज़न रहेगा जो जैसे मूक्स वगैरह हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, उनके ओपन लेक्चर्स जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो सब प्रोवाइड कराएंगे। उसमें दिया गया है सर, हायर एजुकेशन में ये प्रोविज़न है सर, न्यू एजुकेशन। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। यस सर। आप हमको 5 ऐसी बातें बताइए जिससे आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक होने पे गर्व महसूस होता हो। सर एक सबसे पहली चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजर चीज़ें मतलब हुई हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। प्लस इसका जो कल्चर है, कल्चर के बारे में भी बहुत अलग यूनिक चीज़ें हैं। प्लस काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं। प्लस यूपी का जो डांस फॉर्म है कथक वगैरह, वो एक हमारे क्लासिकल जो 6 डांसेस हैं उसमें शामिल है। प्लस यूपी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, और वो सब भी मिलता है सर। और प्लस सॉइल्स की भी बहुत डाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर एक पीक फॉर्म में है यूपी में। यही सर। आप एंथ्रोपोलॉजी ली हैं, यस सर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से एंथ्रोपोलॉजी में ट्रांसमिट होने का क्या कारण था? सर सबसे पहला रीज़न था कि मेरा जो बेसिक एजुकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उसका ऑप्शनल लिस्ट में नहीं था, तो ये प्राइम रीज़न था कि मैंने एंथ्रो लिया है। प्लस सेकेंड रीज़न है कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इट वाज अ रैशनल डिसीजन, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि तुम इसको एक अच्छे टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकती हो। तीसरा प्लस जब मैंने इसको पढ़ा तो इट वाज मुझे बहुत इंटरेस्ट आया सर इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड नहीं था, इट वाज एन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट फॉर मी। और सर क्योंकि एक ह्यूमन के बारे में पढ़ना था फ्रॉम स्टार्टिंग कि कैसे हम इवॉल्व हुए, उनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ, सोसाइटी के बारे में सर, इसलिए मैंने लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल होगा? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर इसका रोल हुआ क्योंकि हमारा जो इंडिया का 8% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल से रिलेटेड है। सो सर क्योंकि वो एक मार्जिनाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो एक अच्छी स्टडी अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की करेंगे तो हम उन सेक्शंस का भी अपलिफ्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनका कल्चर डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वो एक लास्ट सर्वाइवर ऑफ दिस अर्थ है, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे अर्थ की। तो हम सर एंथ्रो के बेसिस पे हम उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है इसके लिए या नहीं ले रही? हाँ सर, सर जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे अंबेडकर हस्तक्षेप योजना, उसमें जो उनके ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो वो अपने हैंडमेड पॉटरी वगैरह बनाते हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। हुनर हाट वगैरह हैं जो जैसे इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे लगाए जाते हैं, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे लगाए जाते हैं। तो हुनर हाट में माइनॉरिटी का कोई रोल है? सर माइनॉरिटी और ट्राइबल्स दोनों के प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है। हाँ सर, और एसटी से रिलेटेड काफ़ी एजुकेशन स्कीम्स हैं, जैसे नवोदय, सर वो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है सर, उनके एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स सरकार ने दी गई हैं। अच्छा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी में विश्वास करते हैं?
सर आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी थी वो मैक्स मुलर सर आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जब आर्यंस इंडिया में आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, तो यहाँ के जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो गई थी उनकी। Are you agree with that theory? सर मैं एग्री नहीं करूँगी क्योंकि इसका भी एक क्रिटिसिज्म दिया गया है, जे हटन ने दिया है इसका क्रिटिसिज्म। उसमें उन्होंने बोला था कि नहीं क्योंकि उनके काफ़ी जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनको गलत भी प्रूव किया गया है। So what's your own thinking about this? Sir, since I am just a student of anthropology, so I think that जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका व्यू ज़्यादा मैटर करता है। अनटिल एंड अनलेस मतलब मैं अगर उस फील्ड को बहुत अच्छे से जानती हूँ तो मैं उनके जो व्यूज़ हैं मैं उसी के साथ जाना चाहूँगी। So what is the Ambedkar view about it? Ambedkar's view about it? सर आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, एथनिक कितने एथनिक क्लैन हैं इंडिया में? एथनिक क्लैन सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। फिर भी मेजर सर नॉट एग्जैक्ट। एथनिक क्लैन से सर मैं थोड़ा गेस कर सकती हूँ इस चीज़ को। सर जैसे अगर हम जोग्राफिकल या मतलब फिजिकल फीचर्स के वाइज पे देखें तो ऊपर अगर नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर आर्यंस हैं, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मोंगोलॉइड्स वगैरह रेस हैं। लास्ट में अगर द्रविडियन पॉपुलेशन को देखें वहाँ पर नेग्रिटो रेस वगैरह मिलती हैं। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर प्रोटो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं। और सबसे एफिशिएंट क्लैन कौन है? एफिशिएंट क्लैन सर आर्यंस है क्योंकि उनका जो इंटरमिक्सिंग हुई है पूरे भारत में ही उनकी इंटरमिक्सिंग के कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। इवन इन द साउथ रीजन में उनकी कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जिनको देखा गया है। That means you are agree with inferiority and superiority of clan? नो सर वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी जो टर्म है ये एक्चुअली ये लोगों ने एक मिथ बना रखा है, इसको रेसिज्म बोलते हैं सर एक्चुअली। What's your opinion about it? We all are equal or we are different? सर वी ऑल आर इक्वल, ये एक स्टडी हुई थी, अमोबा स्टडी बोलते हैं इसको बोलते हैं कि वी एज एन बायोलॉजिकल एंटिटी वी ऑल आर इक्वल क्योंकि The seven efficiency? सर एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ आवर स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। तो skills is inherited or acquired only? सर थोड़ी इनहेरिटेंस भी होगी प्लस थोड़ी एक्वायर्ड भी होगी। जैसे जो इनहेरिटेड होगी वो एप्टीट्यूड हो गया ऑफ एन पर्सन, और प्लस जो एक्वायर्ड होगी वो उसका एटीट्यूड हो जाएगा। तो रूल्स सबके लिए समान होने चाहिए या कम्प्लीटली डिफरेंस होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड देयर whatsoever with their recommendation or protocol or whatsoever their proportions in the society? सर रूल्स मस्ट बी इफ द रूल इज़ बाय गवर्नमेंट और स्टेट तो वो रूल्स सबके लिए बराबर होने चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट एक किसी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात करती है तो हम वहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ला सकते हैं। yes. और इंटर क्लैन या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के पक्ष में है या नहीं है? सर इंटर मैरिज रिलीजन सर पक्ष में, और मैं पक्ष में हूँ अगर वो रूल ऑफ लॉ और As an anthropologist, what's your thinking is? सर मेरी ये थिंकिंग है कि अगर वो बाय फोर्स नहीं है, बाय डिसीव नहीं है तो वो ठीक है। बट अगर आप डिसीव करके किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन कर रहे हैं। Anthropologist, whether it should be or it should not be. Intermixing of clan, intermixing of caste, it's. सर इट शुड बी। Why? What are the benefits? सर अगर हम इंटरमिक्सिंग ऑफ क्लैन करेंगे क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि देयर इज़ नो प्योर रेस इन इंडिया, वी ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो ऑलरेडी मतलब ये इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है कि हमारे अंदर कोई प्योर रेसेस नहीं है। तो सर वो वहीं पर इस चीज़ को If purity is available, if someone is pure or whatsoever with there, यस सर। तब एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको लगता है ये मिक्सिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर मिक्सिंग होनी चाहिए। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे इससे? हाँ सर, उससे नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे कि जैसे हो सकता है उससे किसी के ओरिजिनल उसका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो हो सकता है वायलेट हो जाए। बट इससे हो सकता है कि वहाँ पर न्यू स्किल्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप। ओनली कल्चरल सर कल्चरल और बायोलॉजिकल दोनों ही फैक्टर्स मैटर करेंगे। तो बायोलॉजिकली व्हाट बी द नेगेटिविटीज?
सर बायोलॉजिकल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे उनके फिजिकल फीचर्स हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं आफ्टर अ थोड़े कोर्स ऑफ टाइम में, मतलब उतना इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होगा। आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम में अगर मिंगलिंग होगी किसी दो कल्चर के बीच में तो बायोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस दोनों आ सकते हैं, बट उनके सर दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। यस तो फिर क्या एक वे कैसा होना चाहिए? सर एक बैलेंस पॉइंट पे मैं ही बोलूँगी कि लाइक हमें दोनों को प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए ही मतलब किसी भी स्टेप को लेना चाहिए। और व्हाट द इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल? इक्वलिटी बाय नेचर तो हम दोनों सेम ही हैं। बाय नेचर वी आर सेम? सर बाय नेचर एग्जाम्पल लाइक गॉड ने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं किया है। हमारी इंटेलिजेंस सर ओनली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है देयर, बट हमारी जो एफिशिएंसी है और जो हमारी रेट ऑफ कंसेप्शन ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज़ को समझने की क्षमता जो है वो सेम ही है। This is as a legal procedure or as you anthropologist you are saying this? सर एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यस। Okay. अच्छा, अभी एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज था विमेंस राइट को लेके, सिंस यू आर विमेन, सनी सिंगापुर एंड सबरीमाला। यस सर। Whether in sanctum sanctorum में विमेंस की एंट्री, what's your thought, what's your opinion about it? Sir, since it was an conflict between Article 14, 15 and Article 25 and 26, that is individual right and right of denomination. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सर यहाँ पर दोनों ही जो ग्रुप्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच पे पहुँचना है वहाँ पर। और प्लस सर एक चीज़ और है, क्योंकि विमेन ऑलरेडी हमारी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो उनका अगर कहीं ना कहीं अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करते हैं, अगर उनका एक ऐसा स्टेप ले सकें कि जहाँ पर उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो हमें तो वहाँ ज़रूर काम करना चाहिए। यस। चलिए एक छोटा सा प्रश्न, नैन्सी, योर नेम इज नैन्सी, व्हाट मीन दिस? सर इट मीन्स ग्रेस। ग्रेस इन द फॉर्म्स ऑफ? सर ग्रेस इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ तो आई एम एन वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मैं जो दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं मैं उससे बहुत सीखती हूँ। ये किस भाषा की शब्द है नैन्सी? सर बेसिकली क्रिश्चियन नेम है, बट जो मतलब हमारी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक्चुअली वहाँ पर CY की जगह SY लिखा, तो वो एक मतलब उसी फॉर्म में हम डिफॉल्ट और बाय मिस। यस सर। ओके। औरैया आपका जन्म स्थान रहा है? सर इटावा। इसमें लिखा है औरैया। सर औरैया वो फादर और मदर की बर्थ प्लेस। ओके, तो औरैया की कुछ ऐसी खासियत बताया जिसमें हम जान पाएँ कि औरैया कुछ है या? सर आई हैव लर्न अबाउट इटावा। अच्छा, you learn about Itava. अच्छा, what the meaning of Itava and why this is named as Itava? सर पार्डन, आई एम नॉट अवेयर। Okay. Recently, we have the issues about you are pursuing the e-waste material and etc. यस सर। So, e-waste, India is called as dump yard of the world. यस सर। Why this is, or whether it is beneficial for environment, whether it's beneficial for world or as a whole universe and etc. India being dump yard is the beneficial as a broader prospectus, or it's with a narrow-minded thinking? Sir, I would say that if India is considered as a dump yard of electronic waste, so India should use this as an opportunity where we can use this waste material as a source of energy, where like our government is already working on waste to energy programs. But in broader sense, we should also consider that it should not adversely affect the climate of the region, because these scrappages and this electronic waste are the major source of climate pollution and environment damage. Yes, sir. So recently, President of India and the Vice President of India, these two posts are in news. Why so? Sir, because their elections, presidential elections and vice president elections are being in, they are in the process. So we are considering the candidates that are suitable for these posts. Okay. So what is the difference between the process of electing President of India and the Vice President of India? Sir, for the election of President of India, we have article, that is Article 51, 52, 53,
and suitable we have like election commission of India conducts the election of both president and vice president, but there is a quite difference in between the candidates who the people who appoint the president and vice president. That is, we have elected members of both the houses plus People appoints or elect? sir, people do not take as in direct participation. We have, because we have indirect election method for president, and जिसमें कि elected members of both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, plus state जो MLAs, they participate in for president, and for vice president only the member of parliament. So member of parliament कौन से? Elected, nominated? Sir, both the member of parliament for vice president. अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि removal and impeachment में क्या फर्क? What is the difference between the removal and impeachment? सर, impeachment सर डिफरेंट इसलिए है रिमूवल से, क्योंकि इस इम्पीचमेंट का सिर्फ आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये जो टर्म है सिर्फ हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है। बट रिमूवल जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। उसका जो प्रोसीजर है वो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्टैट्यूट उससे डिफाइन किया गया है। जैसे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है या रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये सब। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल किस आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 224, आई एम नॉट श्योर सर, बट आई एम नॉट। सो एक चीज़ आप ये बताओ कि आपने स्टिंग ऑफ पल्स के बारे में सुना कुछ? सर आई एम नॉट एबल टू। या नेकलेस ऑफ डायमंड? नेकलेस ऑफ डायमंड? नॉट अवेयर ऑफ। अच्छा, गल्फ ऑफ हॉर्मूज के बारे में सुना? यस सर। क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर? सर गल्फ ऑफ हॉर्मूज जो है ये ओमान और पर्शिया के बीच में लाई करती है, और ये इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इवन फॉर एंटायर वर्ल्ड। ये दिस इज़ अ पोजीशन वेरी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जो वर्ल्ड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और ऑयल का जो सप्लाई होता है मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो सर यहीं से पास होता है। और सिंस चाइना का कितना होता है ये कुछ पता है आपको? सर ये आइडिया नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना का जो रिंग फेंसिंग जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसलिए सर इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चाइना तो बाद में आई ना, इससे पहले तो यूएसए ने अपना ऑलरेडी वहाँ पर अपना सैन्य अड्डा वगैरह बनाया हुआ था सर। लेकिन अभी इंडिया के लिए सीइंग उस पोजीशन, जैसे वहाँ पर अभी और मतलब थोड़े दिन पहले एक अटैक हो चुका है जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो और मतलब इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस की बात है, क्योंकि नियर बाय दैट पोर्ट हमारा खुद का जो चाबहार पोर्ट है जो हम ईरान के साथ डेवलप कर रहे थे, वहाँ पर डेवलप होने वाला था सर। तो चाबहार पोर्ट के मामले में अभी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? सर चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था वो फाइनलाइज नहीं हो पाया है इंडिया और ईरान के बीच में, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो कंट्री की मतलब जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने उस चीज़ को मतलब एग्री नहीं कर पाया। बट इन फ्यूचर कोर्स में इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, अगर हम अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम सर ये ऐसा रीज़न है जहाँ से हमें एक्सेस मिलेगा अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए। और हाँ सर, और हम अपना नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल गेट द एक्सेस टू द अफगानिस्तान और टू द सेंट्रल एशिया? हाँ सर, थ्रू चाबहार पोर्ट। यस सर। सर इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर हम उस एक्सेस को ना फॉलो करें तो हमें पूरा एक जैसे अरेबियन सी से होते हुए पूरा जो वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ से क्रॉस करते हुए हमें यूरोप से घुसना पड़ेगा, या फिर हमें इधर मलाका स्टेट वाला जो एरिया है वहाँ से हम वहाँ से एंटर करें। और अगर हमें चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल जाता है तो हमारा एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हम वहाँ से डेवलप कर सकते हैं ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए। अच्छा ये बताओ आप कि CPEC यस सर पर हमारा ऑब्जेक्शन क्यों? सर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सर, जो कि हमारा जो इंडिया का जो मोस्ट वॉलेटाइल रीजन है जो कि अस्काई चीन वाला एरिया है वहाँ से पास करेगा, और वो बहुत ऐसा बोलते
it will pass through the Akshai Chin. Sir, from northern part, if I'm not sure, उसी रीज़न से पास करेगा, जहाँ पर लाइक अफ़गानिस्तान का भी वहाँ पर क्लेम है, वहाँ पर पाकिस्तान का भी क्लेम है, प्लस वहाँ पर चाइना का भी प्रेजेंस है सर, इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें हम. So after 2014 we are following the new foreign policy. Yes. What is new in this new foreign policy? सर पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन उसके बाद जब हमारे ऑनरेबल पीएम जी आए उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया कि जहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ कनेक्टिविटी अच्छे से इस्टेब्लिश करनी है. तो कनेक्टिविटी के एक आध एग्जांपल दें आप. सर जैसे कोलकाता टू कुमिंग पोर्ट है वो हम डेवलप करेंगे, प्लस जो बांग्लादेश में हमारे पोर्ट्स हैं जैसे चटगांव पोर्ट है, सितवे पोर्ट है, ये सब हमें डेवलप करने हैं. सितवे श्रीलंका. सॉरी सर इफ आई एम नॉट श्योर. ओके, अभी श्रीलंका की बात आपने की, तो श्रीलंका की जो पोजीशन है अभी काफ़ी वोलेटाइल है, और जो आर्थिक हालात चल रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. ठीक है, जो कि अभी बताएं कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे. सर सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. दूसरा रीज़न है उनकी जो नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द फॉल आउट. ओके, हाउ इट एक्चुअली डेवलप्ड टू दिस सिचुएशन. सर लाइक बैकग्राउंड ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस आई एम लुकिंग फॉर. सर पॉलिटिकल करप्शन एंड फैमिली डायनिज़म जो चीज़ है वहाँ पर इस वजह से भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखी जा रही है. चलिए, आपने पहला बताया, तो इसमें थोड़ा सा और फोकस करके बताएं कि क्या जो फैमिली डायनेस्टी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ इसमें. सर आई रीड अबाउट इट. ओके, कोई और सेकंड रीज़न. सर सेकंड रीज़न है कि उन्होंने जो अपना जो एग्रीकल्चर का जो वो है वो फर्टिलाइज़र से हटा के नेचुरल फार्मिंग की तरफ कर दिया है. और सर थर्ड रीज़न है कि वो एक कंट्री ऐसी है जो ऑलरेडी डेट रिडन हो चुकी है चाइना की वजह से. सो उनकी वो पॉलिसी में फंसते जा रहे हैं. वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पोर्ट्स हैं वो चाइना ऑक्युपाई करने की कोशिश में है. कौन से पोर्ट ऑक्युपाई किए हैं. सर नाम नहीं याद आ रहा सर. नाम नहीं याद आ रहा. सर आप मुझे ये बताएं कि अभी बाइडेन की विजिट हुई है, तो जेरूसलम डिक्लेरेशन के बारे में कुछ सुना क्या आपने. सर आई रीड अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके, अच्छा एक चीज़ आप बताओ कि जो SC/ST एक्ट है 1989 का, यस सर. क्लियर, इसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ फैसला दिया था, और फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन सरकार ने डाला, और फिर उसमें फिर कुछ चेंजेस किए. तो पहला फैसला क्यों था, क्या था, और फिर उसमें जो बदलाव किया रिव्यू पिटीशन के बाद वो क्या था, और ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने. सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस. याद थोड़ा याद है बट आई एम नॉट श्योर आप अबाउट. रिव्यू, डू यू नो अबाउट द रिव्यू पिटीशन. यस सर. ओके, व्हाट इज. सर रिव्यू पिटीशन होता है कि जहाँ पर जो वर्डिक्ट दिया जाता है कोर्ट्स जो वर्डिक्ट देते हैं उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, और इसमें या तो सेम बेंच बैठेगी या फिर कुछ नंबर ऑफ इंक्रीज जजेस बैठा के हम उस जो जजमेंट है उसको फिर से रिव्यू करते हैं. अंडर आर्टिकल. सर 143. श्योर. ओके, तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है. सर पार्डन सर. आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड सुना होगा. यस सर. अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही है, 2 वर्डिक्ट के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. थोड़ा बताएं. सर नॉट. ओके, अच्छा, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द पंथ निरपेक्ष एंड धर्म निरपेक्ष. और संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें हमने धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया, ऐसा क्यों. नॉट क्लियर. ओके, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने महद सत्याग्रह के बारे में सुना क्या. महर्ष सत्याग्रह. यस. हाँ जी, बताएं कुछ. सर ये सत्याग्रह जो था वो डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा किया गया था, जहाँ पर जो नीचे जो लोअर सेक्शन थे, जो लोअर कास्ट पीपल थे, उनको अलाउ नहीं था कि
कि वो कोई भी जो हायर कास्ट के जो चीज़ें हैं जैसे पॉन्ड वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, वहाँ से कुछ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जैसे पानी वगैरह वहाँ से नहीं पी सकते थे। तो ये सत्याग्रह किया गया था बाय लोअर कास्ट ऑफ पीपल अगेंस्ट हायर कास्ट। अच्छा, इसमें किया क्या गया था? सर इसमें सर एक कुएं से पानी उन्होंने पिया था सामने, मतलब हाई कास्ट लोगों के सामने सर। ओके, Yes. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हाई कास्ट एट दैट टाइम? सर ये नहीं पता मुझे। ओके, अच्छा, अंबेडकर ने एक चीज़ और कही थी कि मेरा हिंदू में जन्म लेना मेरे कंट्रोल में नहीं है, Yes. लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। Yes. तो ऐसा क्यों कहा? सर जब उन्होंने मनुस्मृति का मतलब उसको आग लगाई थी तो उन्होंने ये चीज़ कही थी क्योंकि वो इस चीज़ को मान चुके थे कि अगर डेवलपमेंट जो चीज़ है, अगर लोअर कास्ट लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम उस सेक्शन को अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते अगर उनको अच्छे से एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। सर उससे रिलेटेड था ये। ओके, तो मनुस्मृति में आग क्यों लगाई? व्हाई ही वाज सो अगेंस्ट मनुस्मृति एंड वेदास? Sir, he was against Manusmriti and Vedas because he was quite skeptical कि these Vedas were written by higher caste of people and they discriminated the lower caste because these books and these canonicals were not accessible to lower caste of people and they were often discriminated on the basis of these. So Vedas were written, तो श्रुति और स्मृति में क्या फर्क है? सर श्रुति जो थी वो स्मृति जो थी सर हम उसको याद करके जो लिखे गए थे उससे रिलेटेड है और श्रुति मतलब सुनने की कैपेबिलिटी। तो कहाँ से सुना था? सर ये नहीं आइडिया मुझे। ओके, क्लास और कास्ट में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट? सर क्लास अगर हम बात करें तो क्लास जो होगी वो होगा कि सेक्शन ऑफ पीपल जिसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज कि अगर किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो हायर कास्ट ऑफ, जैसे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो गए या एक्सेस टू फैसिलिटीज़ एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ थिंग्स। और अगर कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करें तो कास्ट जैसे हो गई सर जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हमारे हो गए कि जाति का जो खंडन हमारे यहाँ किया गया है वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग, सर उसको कास्ट सिस्टम बोलेंगे। ओके, अच्छा ये बताओ कि आपने क्वाड के बारे में कुछ सुना है? यस सर। क्या है? सर एक क्वाड एक इनफॉर्मल समिट है, मीटिंग है, 4 जो वर्ल्ड की डेवलप्ड ऑलमोस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया आती है, जापान आता है, यूएसए आता है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड श्री पार्डन सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द 4th कंट्री। क्वाड प्लस क्या है? नॉट अवेयर सर। अदर क्वाड? अदर क्वाड सर अभी एक फॉर्मल ग्रुप बनाया गया है IUC2 करके। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IUC, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर क्वाड। नो सर आई एम नॉट अवेयर। ओके, तो भारत के इजराइल के साथ जो संबंध है यस सर। उस पर कुछ बताएं, आप कुछ फोकस डाल सकते हैं तो? सर इज़राइल के साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर इंडिया और इज़राइल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। प्लस जो हमारे वाटर इरिगेशन के जो सिस्टम्स हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि इज़राइल इज़ वेरी इक्विप्ड विद दीज टेक्नोलॉजीज़। तो वाटर इरिगेशन में कौन से पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन पे बात करी जा रही है। तो वो जो हमारा जो महाराष्ट्र का जो ड्राई रीजन है, मिथरवा एंड माधरवा वाला रीजन, वहाँ पर सर इन टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉयमेंट की बात करी जा रही है कि हम इजराइल से ये चीज़ें ले सकते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन सब पे तो बात कर ही रहे हैं सर। ओके, थैंक्स। ओके मिस नैन्सी, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकती हैं। थैंक यू।